कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी आपका एक नया सेशन जो था वो नया सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं आपका जुलाई में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम का। उस जुलाई के सेशन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएंगे। और ये चूँकि क्लास जो चल रहा है वो क्लास आपका जुलाई के लिए चल रहा है। फरवरी में एग्ज़ाम तो दिए हैं, फरवरी के एग्ज़ाम के पैटर्न को आप देखे भी होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। इस एग्ज़ाम को देख के यही पता चलता है क्या कि आपको सीटेट का तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सोचिएगा कि लास्ट समय में अगर सीटेट का हम तैयारी करें और लास्ट समय में करके पास हो जाएंगे, वो वाला बात अब नहीं रहा। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आने लगा है, क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होने लगा है कि आप जो पढ़ के जाते हैं उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन आता है। तो वहाँ तक सोचने के लिए कहीं न कहीं आपको बेसिक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। शुरू से आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे फाइनल टच एकेडमी के माध्यम से आज आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। चूँकि ये स्टार्ट तो ये 10 तारीख को ही हो गया था, उसी समय बैच आपका लॉन्च हो गया था, लेकिन क्लास आपका नहीं आ पाया था। तो अभी आपका क्लास चल रहा है, जो कि आप फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार जो एक तरह से क्या है बैच को पढ़ रहे हैं, तो अभी आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन क्लास अभी आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास अभी इंट्रोडक्शन क्लास होगा। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस किस तरह का चीज़ सीटेट में आता है और सीटेट को किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें, क्वेश्चन को आराम से हम लोग बना सकें। सबसे पहले हम अगर बात करें कि सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले कि सीटेट में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उस सीटेट का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। सबसे पहला बात तो हमको यही पता चलता है, आधारित होता है। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। सीटेट का जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। और ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक दिन से नहीं बनेगा। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को पढ़ते रहना पड़ेगा, निरंतर आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को देखने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरह का चीज़ सबसे पहले। दूसरा बात हुआ क्या कि इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन आता है वो जो है टाइम टेकिंग वाला होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है। तो हम ये देख लिए कि लेंदी क्वेश्चन होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है। लेंदी करने मतलब क्या, टाइम लगने वाला, मतलब बड़ा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का स्वरूप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब ऐसा बोलिएगा कि वन लाइनर होता है, वन लाइनर वाला बात अब खत्म हो गया। तीसरा बात है क्या कि कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज मिलता है। जो हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग हट के लैंग्वेज मिलता है। मतलब क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज चेंज रहता है। मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है मतलब भाषा है, वो भाषा थोड़ा सा हमको क्या है, जो कि हम जो पढ़ते हैं डेली में उससे थोड़ा सा अलग होता है, उससे अलग थोड़ा हट के होता है। तो इन बातों को भी हमको ध्यान रखना है पढ़ते समय, ताकि हम उसके इंग्लिश या हिंदी किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को पढ़ के हम समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। अगर ये तीन चीज़ को आप अगर कर लिए, अगर ये तीन चीज़ पे आप बहुत बढ़िया से कमांड कर लिए कि अगर क्वेश्चन लेंदी आता है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस आता है उसको कैसे डील करेंगे, और लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन बिगड़ जाता है तो क्या होगा। तो ये तीनों जिसका सही हो गया उसका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, उसका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। अगर बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट हमारा बढ़िया नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट मेरा बढ़िया नहीं हो पाता है, तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण है। क्या, तो कारण ये आपको दिख रहा है, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या तो आप लेंदी क्वेश्चन को बनाने का तरीका नहीं जानते हैं,
या आप क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, भाषा को नहीं समझ पा रहे, इतना अगर कीजिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। आप बताइए, आपके टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए इन तीनों चीज़ का समावेश होना चाहिए। अब इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जो पहले क्लास को यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए ये क्लास है, क्योंकि आज का वीडियो सबके लिए फ्री है तो कोई भी देख सकता है, लेकिन कल से जो आपका क्लासेस होंगे वो क्लासेस वही कर सकते हैं जो कि आप कोर्स लिए होंगे ऑनलाइन में, उनके माध्यम। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के क्लास में बस हम ये जानना चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये है क्या, समझ जाइए। सीटेट जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर हम इसको बोलते हैं क्या है, ये आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इसको आप इंग्लिश में फुल फॉर्म देखिएगा तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये मतलब एक ऐसा परीक्षा है जिसमें कि एक टीचर को चेक करता है कि वो पढ़ाने के पात्र हैं कि नहीं। मतलब एक टीचर पढ़ाने के काबिल हैं कि नहीं, ये पढ़ाने के एलिजिबल हैं कि नहीं। मतलब क्या है, टीचर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, टीचर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, पढ़ाने के लिए एलिजिबल का मतलब योग्य, मतलब एक टीचर पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं, इसका जांच करता है कौन, इसका जांच करता है एक परीक्षा। इस परीक्षा का नाम है सीटेट। तो सीटेट का अगर कोई परीक्षा पास कर गया कोई टीचर, इसका मतलब सीटेट के परीक्षा को पास करने के बाद उस टीचर को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो सर्टिफिकेट लेके अगर वो किसी भी स्कूल में चल गया तो स्कूल वाला समझ जाएगा सर्टिफिकेट को देख के कि इसको पढ़ाने आता है। तो पढ़ाने का आपको कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप पढ़ाने में बढ़िया टीचर हैं, पढ़ा पाएंगे आप बढ़िया से, आप पढ़ाने के लायक हैं, ये आपको सर्टिफिकेट कौन देगा, तो ये सीटेट देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब कि इस सर्टिफिकेट को लेके, सीटेट के सर्टिफिकेट को लेके आप इंडिया के किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, आप, और वहां जाके स्कूल में जा सकते हैं और वहां जाके आप पढ़ाने के लिए योग्य हैं। अब वो स्कूल वाला बोलेगा कि मेरे पास सीट खाली नहीं है, तो हम क्या करें, तो आप दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। तो दो तरह से है कि अगर आप संविदा के तौर पे या आप परमानेंट नहीं टेम्पोररी के तौर पे अगर पढ़ाना चाहते हैं तब तो स्कूल में चल जाइएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से इंटर कर जाइएगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या, उसी स्कूल में हम परमानेंट टीचर बने, सरकारी बने, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है टीचर की। जैसे कि मान लीजिए क्या है कि आपने सीटेट का एग्जाम पास किया। सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक सर्टिफिकेट आ गया। और ये सर्टिफिकेट आपको सरकारी, जो भी सरकारी होगा, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब किसका, टीचर का, उसमें आपको जब तक सीटेट पास नहीं कीजिएगा इसमें आपको बैठने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर केवीएस का जॉब निकलता है तो केवीएस का वैकेंसी वही भर सकता है जो सीटेट पास है। इसका मतलब सीटेट जो है वो प्राइमरी एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करके आप किसी जॉब को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला बात, इसका मतलब सीटेट के बाद कौन कौन से एग्जाम आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सीटेट के बाद जैसे केवीएस का एग्जाम आता है, जैसे आप एनवीएस का एग्जाम आता है, जैसे आप DSSB का एग्जाम आता है, DSSB का एग्जाम आता है, जैसे आर्मी स्कूल का एग्जाम आता है। तो ये सब एग्जाम हैं जिस एग्जाम में अगर जाने से पहले, जैसे बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, बीपीएससी TRE, अभी जो 4 का एग्जाम होगा इसमें भी आपको सीटेट चाहिए। जैसे यूपी टेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट में क्या है, यूपी में सुपर टेट का एग्जाम होता है, डायरेक्ट जॉब मिलता है, वो सीटेट पास होंगे। मतलब क्या है, इन सभी एग्जाम में अगर आपको जाना है
तो आपको सबसे पहले सीटेट पास करना पड़ेगा। आप अगर सीटेट पास है तभी इस एग्जाम में जा सकते हैं, मतलब कि सीटेट हर हाल में आपको निकालना ही निकालना है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आ चुका है कि अगर कोई स्कूल में टीचर हैं, बहुत पहले नौकरी उनका लग गया है, लेकिन ना वो टेट एग्जाम दिए हैं ना वो सीटेट एग्जाम दिए हैं, उनको भी सीटेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखे होंगे यूपी में कि सीटेट का एग्जाम जब हो रहा था तो बच्चे के साथ साथ अध्यापक या शिक्षक वो भी टीचर का एग्जाम दे रहे थे, सीटेट का एग्जाम दे रहे थे। क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि आप पढ़ा तो रहे हैं, जिस समय आप जॉब लिए थे उस समय सीटेट वगैरह नहीं था, क्योंकि सीटेट जो आना शुरू हुआ 2011 से हुआ, तो 2011 से पहले किसी का जॉब लग गया तो वो तो सीटेट दे नहीं पाया, वो तो बिना टीचर ट्रेनिंग के कोर्स का ही चल गया, वो आराम से जॉब कर रहा है। लेकिन सरकार बोल रही है कि अगर आप पढ़ाने में हैं, काबिलियत है आपको, तो आप सीटेट पास करके दिखाइए, तो इसलिए सीटेट पास करना पड़ रहा है सबको। क्लियर है? तो यहां से आपको अब समझ में आ रहा है कि सीटेट पास करना पड़ रहा है। सीटेट अगर पास होते हैं तो आप जो है इन सभी सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब सीटेट जो पेपर होता है वो पेपर सीटेट का दो तरीका से होता है। सीटेट का पेपर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? कौन कौन भर सकते हैं? सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसको पहले समझिए, है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब चैनल पे कहीं भी जाइएगा इसके बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक दायित्व बनता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर पाइएगा कि नहीं भर पाइएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाय सर, हाय सर, हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कौन कौन भर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है कि जिस भी कैंडिडेट, दो तरीका का यहाँ फॉर्म होता है, दो तरीका का फॉर्म होता है। एक तो फॉर्म होता है पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 1 जिसको 1 to 5 का टीचर बोलते हैं, इसके लिए फॉर्म आता है, और एक होता है 6 to 8 जिसको पेपर 2 का बोलते हैं, 6 to 8। तो दो को फॉर्म आता है। बोलता है क्या? ये 1 to 5 का फॉर्म वही भर सकते हैं जो डीएलएड किए हुए, जो डीएलएड किए हुए। तब बोलता है कि सर मेरा डीएलएड नहीं हुआ, अभी हम डीएलएड में नाम ही लिखाए हैं। बोला कोई बात नहीं है, अगर आप डीएलएड में नाम भी लिखाए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि डीएलएड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब डीएलएड अभी चल रहा है, चल रहा है, तो जिनका डीएलएड चल रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले बात समझ गए? तो पेपर 1 का वही फॉर्म भर सकता है जो डीएलएड कंप्लीट है, या डीएलएड में एडमिशन ले चुका है, या डीएलएड चल रहा है, तीनों केस में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद चूंकि आप डीएलएड करते हैं तो आपका इंटर अपने आप कवर हो जाता है 10+2, तो इसके लिए यही प्रायोरिटी है। पेपर 2 का जो फॉर्म भरेगा, पेपर 2 का वही फॉर्म भर सकता है जिसका क्या है, बीएड है, जिसका क्या है, बीएड है। तो बीएड है मतलब या तो बीएड में नाम लिखाया है, या बीएड कंप्लीट हो गया है, या बीएड चल रहा है, तीनों केस में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर बीएड चल रहा है, बीएड में अगर नाम भी लिखाए हैं, तो आपका जरूरी नहीं है क्या कि आप जो है बीएड कंप्लीट हो तभी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं। सीटेट बोल दिया कि जिस दिन आप कॉलेज में एडमिशन करवा लिए उस दिन से आप एलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, पास होना जरूरी नहीं है आप खाली। दूसरा बात है क्या, अगर कोई डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड वाले भी सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उनका डीएलएड के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑनर्स पेपर होना चाहिए। ऑनर्स मतलब अगर, क्योंकि हम जानते हैं डीएलएड जो होता है वो 12th पे होता है, ये जो डीएलएस होता है वो किस पे होता है, तो डीएलएड जो होता है वो 12th पे होता है। अगर कोई 12th पास कर लिया, 12th पास करने के बाद डीएलएड होता है, और बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो अगर बोलता है कि अगर बीएड कर लिया तो आप 6 to 8, लेकिन आप डीएलएड करके बाद में आपको पता चला कि नहीं हम 6 to 8 का भी टीचर बनना चाहते हैं, और डीएलएड खाली पेपर 1 को भर सकता है, तो डीएलएड के साथ अगर आप ऑनर्स भी कर लिए, अगर आप अगले 2 साल में आप ऑनर्स भी कर लिए, तो ऑनर्स और डीएलएड दोनों मिल जाएगा, तो आप पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब डीएलएड और ग्रेजुएशन आपका किया हुआ है तो आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों भर सकते हैं फॉर्म को। क्लियर बात हुआ? चलिए यहां से बात क्लियर होता है, तो अब धीरे धीरे हम क्या है चीजों को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं, जो पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं, और जो दोनों का तैयारी करना चाहते हैं। तो सबके लिए जो दोनों का करते होंगे तो दोनों के लिए बैच वहां पे है, आप देख लीजिएगा। और जो पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का उनको अलग से बैच मिलेगा, और जो पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का अलग से बैच मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं क्या पेपर 1 क्या है। अब पेपर 1 जो 1 to 5 का है, 1 to 5 का है, इसका क्या होता है, पेपर 1 जो 1 to 5 का होता है, इसको हम
प्राइमरी टीचर के रूप में जानते हैं। और प्राइमरी टीचर मतलब कि लोअर प्राइमरी टीचर बोलते हैं। अब लोअर प्राइमरी टीचर मतलब कि 1 to 5 का अगर टीचर बनते हैं तो इसमें आपको डीएलएड वाले लेंगे। इसमें क्या सिलेबस होता है, इसका सिलेबस क्या है, तो हम ये देखना चाहते हैं क्या कि इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप जानते हैं क्या 1 to 5 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 1 to 5 में आपको 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। एक सब्जेक्ट का नाम होता है, पहला सब्जेक्ट का नाम होता है जिसको हम सीडीपी के नाम से बोलते हैं, जिसको हम सीडीपी के नाम से बोलते हैं। आप जो डीएलएड का कोर्स करते हैं उसका नाम ही सीडीपी है। दूसरा कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स के नाम से, क्योंकि हम क्या है कि छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो टीचर मैथ पढ़ाएंगे वही टीचर हिंदी भी पढ़ाएंगे, वही टीचर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सब एकदम वही पढ़ाएंगे, उसमें कोई अलग अलग नहीं होता है। तीसरा जो होता है उसको हम ईवीएस के नाम से जानते हैं, जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं। चौथा जो होता है उसको हम भाषा वन के नाम से जानते हैं, और भाषा वन के नाम से जो जानते हैं उसका नाम होता है हिंदी। क्या होता है, हिंदी होता है भाषा वन के नाम से। तो याद रखिएगा भाषा वन हिंदी के रूप में हम लोग रखते हैं, बाद में और भी कुछ रख सकते हैं आपके पास, जो भी आपका मन करे। और भाषा 2 जो रहेगा 5वां नंबर में, वो भाषा 2 में रहेगा। और भाषा 2 मेरे पास ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास चलेगा वो आपका चलेगा या तो इंग्लिश का या तो आपका संस्कृत का। क्लियर है, ये सबसे लास्ट में चलेगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें हम कितना भी पढ़ा लें उसमें आपका जो क्षमता है उतना ही क्षमता रहने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्लियर है, सभी विद्यार्थी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे कि बहुत समय के बाद ये क्लास चल रहा है आपका, तो पहले चीज़ों को समझ लीजिए। तो हम यहाँ से बात करते हैं क्या, अगर ये सीडीपी है, तो ये समझ लीजिए कि सीडीपी जो होता है वो 30 नंबर का होता है, टोटल का टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपके जो एग्जाम में आएंगे सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ईवीएस में भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सबसे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, टोटल आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। शर्त यही है कि इन पैटर्न को पहले समझिए, क्वेश्चन आता कैसे है। तो ये देखिएगा, ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा 30 नंबर है पेडागोजी। ये जो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर में यहाँ क्या होगा, 15 नंबर थ्योरी होगा और 15 नंबर यहाँ रहेगा पेडागोजी। यहाँ पे जो 30 नंबर है, 30 नंबर में इसका 15 नंबर थ्योरी रहेगा और 15 नंबर रहेगा पेडागोजी। यहाँ भी 30 नंबर में 15 नंबर थ्योरी रहेगा और 15 नंबर रहेगा पेडागोजी। और यहाँ भी थ्योरी में 15 नंबर थ्योरी रहेगा और 15 नंबर रहेगा पेडागोजी। अब बताइए, ये जो आप 30 नंबर का पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इसी से संबंधित इसका पेडागोजी होगा, इसी से संबंधित इसका पेडागोजी होगा, इसी से संबंधित इसका पेडागोजी होगा, इसी से संबंधित इसका पेडागोजी होगा। तो अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि टोटल बताइए कि पेडागोजी कितना हुआ। तो आप बोलिएगा 30, अब 15 45, अब 15 60, अब 15 75 और 15 90। इसका मतलब 150 नंबर में 90 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं वो खाली पेडागोजी के आते हैं। 150 में 90 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो किसका है, पेडागोजी का है। तो अगर कोई विद्यार्थी पेपर 1 में एग्जाम देना चाहता है, तो पेपर 1 में एग्जाम देना चाहता है तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 150 क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टोटल का टोटल किससे रिलेटेड रहेंगे, सीडीपी से। क्योंकि यही एक कोर्स होता है सीडीपी, जिसको हम डीएलएड या बीएड के कॉलेज में पढ़ते हैं, डीएलएड या बीएड के कॉलेज में पढ़ते हैं। जब हम डीएलएड या बीएड कर रहे होते हैं तो हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सीडीपी, और सीडीपी का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट, मतलब आपको ट्रेंड कर रहा है टीचर के रूप में। तो आप बताइए, अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हैं तो कंटेंट मतलब थ्योरी का मतलब नॉलेज, तो उस पार्ट तो याद करना ही करना है, लेकिन क्या है आपके लिए पेडागोजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका सबसे ज्यादा पकड़ किस पे होना चाहिए, तो पकड़ होना चाहिए सीडीपी पे। उसके बाद जो बच गया 90 नंबर, 150 में 90 नंबर आ गया तो बचा कितना, 60 नंबर। तो 60 नंबर का आपका क्या होगा, थ्योरी होगा। 60 नंबर का आपका क्या होगा, थ्योरी होगा। और ये जो थ्योरी होगा, इसी थ्योरी को हम बोलते हैं नॉलेज, मतलब ज्ञान, कि आपके पास ज्ञान कितना है। जैसे आप समझिए ज्ञान किसको बोलते हैं, जैसे आपसे बोलेंगे कि 2 + 2 कितना होगा, आप बोलिए 4, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा नॉलेज है। हम बोलेंगे 5 + 3 कितना होगा, आप बोलिए 8, हम बोलेंगे तुम्हारे पास ये नॉलेज है। लेकिन अब बताइए कि 5 + 3 8, ये बच्चे को कैसे सिखाएंगे, ये कैसे सिखाएंगे, इसको हम बोलते हैं पेडागोजी।
मतलब जो आप जानते हैं उस जाने हुए चीज को बच्चे को जो सिखाना है, जिस तरीके से सिखाना है, वो तरीके का नाम है पेडागोजी। तो पेडागोजी आपका कितना आएगा? 90 नंबर का। और कंटेंट थ्योरी कितना आएगा? वो आपका 60 नंबर का। अब बोले कोई भी आदमी 60 नंबर का थ्योरी कंप्लीट करके पास तो नहीं कर सकता, क्योंकि पास करने के लिए आपको चाहिए 90 नंबर, 82 नंबर। और 82 नंबर से पास करने के लिए आपको पेडागोजी पकड़ना ही पड़ेगा। पेडागोजी जब तक आपका थ्योरी के साथ नहीं मिलेगा तब तक आप पास नहीं हो सकते। बात क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हो? जल्दी बताइएगा, यहां तक बात क्लियर हुआ आपको? तो पहले क्या है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका को समझिए, आराम से फिर आपको डील कीजिएगा। तो यहां से पेपर 1 का बात हुआ। पेपर 1 का अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस कुछ इस तरह से है, जिसमें कि आपको कहीं न कहीं ये पढ़ना होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं। तो पेपर 2 जो होता है 6 to 8 का जो सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। क्योंकि 6 to 8 में क्या होता है कि कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एसएसटी के होते हैं, आर्ट्स पेपर के, और कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस पेपर के होते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स पेपर के हैं, जो आर्ट्स होते हैं, आर्ट्स पेपर के, और कोई ऐसे होते हैं जो साइंस पेपर के होते हैं। याद रखिएगा, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स पेपर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो साइंस पेपर के हैं। आर्ट्स पेपर का जो स्टूडेंट है वो कोई भी पेपर एसएसटी ही लेगा। आर्ट्स पेपर का जो भी स्टूडेंट, अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया तो उसको एसएसटी देना पड़ेगा। अगर कोई हिंदी ऑनर्स भी किया हुआ है तो उसको एसएसटी ही देना पड़ेगा। अगर कोई संस्कृत ऑनर्स किया हो तो उसको एसएसटी देना पड़ेगा। अगर कोई कुछ भी ऑनर्स किया हुआ है आर्ट्स में, उसको एसएसटी ही देना पड़ेगा सीटेट में। अगर कोई मैथ ऑनर्स किया है तो वो साइंस में आएगा। अगर कोई साइंस ऑनर्स किया है तो मैथ और साइंस वाला तो खाली मैथ और साइंस आएगा। तो यहां से पता चला कि एसएसटी वाला जो भी कैंडिडेट होगा उसका यहां मेन पेपर जो रहेगा वो रहेगा एसएसटी, और एसएसटी से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उस 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और साइंस वाले स्टूडेंट का जो यहां पे रहेगा वो मेन पेपर आपका मैथ और साइंस दोनों रहेगा। मैथ प्लस साइंस दोनों रहेगा, और मैथ और साइंस दोनों मिला के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कितना? दोनों मिला के क्वेश्चन पूछेगा 60 नंबर। आप बोलिएगा सर 150 नंबर है लेकिन 60 क्वेश्चन पूछ रहा है। हम बोले अब बताते हैं धीरे धीरे। 60 नंबर आपको यहां पे मैथ साइंस से पूछ लिया और 60 नंबर आपका एसएसटी से पूछ लिया। एक सब्जेक्ट तो आपका ये कवर हो गया। दूसरा सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है सीडीपी। यहां भी सीडीपी आ गया। सीडीपी यहां पे 30 क्वेश्चन का होगा और यहां भी सीडीपी 30 क्वेश्चन का होगा। तो इसका हम क्या देखें कि यहां भी सीडीपी 30 क्वेश्चन का हुआ। इसका मतलब 30 और 60 90 नंबर का बात हो गया। अब बचा क्या? भाषा। तो यहां पे भी भाषा 1 होगा, भाषा 1। अब भाषा 1 के रूप में जो रहेगा वो हम चुनेंगे हिंदी को। किसको चुनेंगे? हिंदी को। हिंदी को भाषा 1 के रूप में हम लोग रखते हैं। इससे जो आएगा उससे भी 30 क्वेश्चन आएगा। और यहां भी अगर भाषा 1 को हम चुनते हैं, भाषा 1 को चुनते हैं हम हिंदी के रूप में। किसके रूप में? हिंदी के रूप में। तो अगर हम हिंदी को चुने हैं तो इससे भी मेरा जो क्वेश्चन होगा 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब यहां पे क्या है? भाषा 2 चुनेंगे। भाषा 2 जो हम चुनते हैं, भाषा 2 जो चुनेंगे, यहां भी भाषा 2 को हम चुनेंगे, उसका नाम होगा आपका संस्कृत या इंग्लिश। भाषा 2 को जो चुनेंगे उसका नाम होगा यहां पे संस्कृत या इंग्लिश। भाषा 2 को जो चुनेंगे उसका नाम होगा हमको संस्कृत या इंग्लिश, संस्कृत या इंग्लिश। जैसे हम पेपर 1 में अभी चुने थे, इससे भी जो भी चुनिएगा उससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यहां भी अगर भाषा 2 में चुनिएगा, भाषा 2 में अगर चुनिएगा तो यहां से भी आपको 30 नंबर क्वेश्चन आएगा, चाहे आप संस्कृत लीजिए चाहे आप इंग्लिश लीजिए। क्लियर है? संस्कृत लीजिए या इंग्लिश लीजिए, ये बात आपको पता होगा। अब देखिए यहां पे भी जोड़िएगा तो 150 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और यहां पे भी जोड़िएगा तो 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्या है, पेपर 2 में क्या कॉमन है? खाली एसएसटी और मैथ साइंस 60 नंबर का क्वेश्चन जो है अलग अलग आएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग आएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग आएगा। बाकी बात सब चीज सेम है। 60 नंबर का क्वेश्चन खाली अलग अलग रहेगा, बाकी बात देखिए सब चीज सेम है। बाकी बात यहां से लेके जो बात है, बाकी बात सब चीज आपका सेम है। देखिए जितना इधर है उतने इधर है, खाली आपका 60 नंबर का क्वेश्चन अलग आएगा। इसलिए पेपर जो होगा दोनों सेम ही मिलेगा। मैथ साइंस के पेपर में एसएसटी भी रहेगा, एसएसटी के पेपर में मैथ साइंस भी रहेगा। दोनों का पेपर सेम ही होता है। मैथ साइंस वाला खाली मैथ साइंस को बनाएंगे, एसएसटी वाला एसएसटी को बनाएंगे। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ? तो इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो यहां से भी पेडागोजी आता है। हर सब्जेक्ट में जैसे जैसे पेडागोजी आपको बताए हैं, तो पेपर 2 में जो पेडागोजी होते हैं वो 80 नंबर के पेडागोजी होते हैं। 80 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चन अगर पेपर 2 का आया है तो इसमें 80 नंबर का सिर्फ क्या होगा? 80 नंबर का सिर्फ आपको सीडीपी होगा। 80 नंबर का सीडीपी होगा। अगर सीडीपी को हम पढ़ना
चाहते हैं तो 80 नंबर के लिए पढ़ेंगे। और यहाँ पे 70 नंबर के लिए कंटेंट होता है, 70 नंबर के लिए कंटेंट होता है, मतलब थ्योरी पेपर होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन को पढ़ाना है तो मेरे पास नॉलेज भी चाहिए, और इसलिए नॉलेज को यहाँ पे ज्यादा वरीयता दिया है। तो 70 नंबर का, पिछले पेपर 1 में हम लोग क्या है 60 नंबर का देखे थे, पेपर 1 में 60 नंबर का थ्योरी था, लेकिन देखिए ये पेपर 2 में 70 नंबर का थ्योरी था। कहने का मतलब कि पेपर 2 में पेडागोजी के साथ साथ आपके थ्योरी पे भी कमांड होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 को पास कर पाइएगा। इतना बात क्लियर हो गया। तो इन चीजों में अगर हम देखें कि सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, सीडीपी। सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, सीडीपी, जिसको हम पेडागोजी भी बोलते हैं, सीडीपी जिसको हम पेडागोजी भी बोलते हैं। तो अभी जो क्लास आपका स्टार्ट होगा वो आपका सीडीपी और पेडागोजी का क्लास स्टार्ट होगा। बस खाली थोड़ा सा हम बात और बताते हैं कि कुछ विद्यार्थी का होता है कि सर पासिंग मार्क्स क्या होगा, उसके बारे में बात कर देते हैं। तो सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होगा, सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होगा, सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स होगा, उसको समझ आइए। सीटेट में पासिंग मार्क्स चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ जाइए सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होता है 150 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में यहाँ कैटेगरी के अनुसार होता है कि अगर आप जनरल हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, जनरल में चाहे आप गर्ल्स हो, जनरल में चाहे आप गर्ल्स जनरल हो, चाहे आप बॉयज में हो, कोई भी हो, आपको लाना पड़ेगा 90 नंबर। मतलब क्या है, 150 में आपको 90 नंबर लाना होगा, 90 नंबर पे ही आप पास होइएगा। ये हुआ जनरल का बात। अगर यहाँ पे कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर कोई एससी कैंडिडेट है, अगर कोई एसटी कैंडिडेट है, सबको कितना लाना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा 82। अगर 82 नंबर है तो वो पास हो जाइएगा। यही दो कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो देता है, गवर्नमेंट बोलता है कि हम जो है इसी तरह से बांटेंगे। अब बिहार गवर्नमेंट क्या करता है, थोड़ा थोड़ा कम नंबर भी बोलता है कि जनरल वाले जो लड़की अगर हैं तो लड़की को हम छूट देंगे। बिहार गवर्नमेंट ऐसा बोलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका यही बन के आएगा। ये आपका 2 ही नंबर आना पड़ेगा, जो आपका 90 नंबर और 82 नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ उठपटांगने कर दीजिएगा कि सर ऐसा है कि 75 नंबर पे भी आएगा। नहीं, 75 नंबर कर रहा है तो बिहार गवर्नमेंट कर रहा है, सिर्फ बिहार गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई वैकेंसी में जाइएगा तो उसमें आपको 90 नंबर और 82 नंबर ही चाहिए। क्लियर हो गया? तो चलिए यहां से बात क्लियर हो गया। दूसरा बात यहां पे और बताते हैं क्या कि जब सीटेट का आप एग्जाम दीजिएगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। ये क्वालिफाई होता है, कहीं कहीं आपको सर्टिफिकेट देने का काम करता है, आपका एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग जब भी होगा तो जॉब लेवल का एग्जाम है, जब जिससे हमको जॉब लगेगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो। जैसे कि बीपीएससी टीचर में नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, लेकिन होने वाला है। क्लियर है? तो जॉब वाले क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है। चलिए यहां से अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा पोर्शन जो है, हम ये देख लिए कि सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए, सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ही बोल सकते हो, सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सीडीपी। सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सीडीपी, और इसी सीडीपी को हमको पढ़ना है, क्योंकि इसी में से 80 से 90 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से 80 से 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एक सब्जेक्ट से। अगर इस सीडीपी आपका बढ़िया हो गया तो हर सब्जेक्ट का पेडागोजी आपका बढ़िया हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं और अभी हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन के जैसा ही रहेगा। आप सोचिएगा कि ये क्लास जो है एकदम तेज़ी में निकलेगा, तो वो बात तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? बाकी बात जो भी है कल शेड्यूल आपको हो जाएगा। जो स्टूडेंट बैच लिए होंगे उनको एक मोबाइल होगा, मोबाइल का एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में उनका नंबर ऐड हो जाएगा और उस समय आपको मैसेज जाएगा। जब हम लोग लाइव आएंगे उस समय आपको मैसेज आएगा आधा घंटा पहले अगर मैसेज गया तो उस समय आप जुड़िएगा, हम लाइव रहेंगे, लाइव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव को नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो बाद में भी आप रिकॉर्डेड के रूप में देख सकते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहां से बात करते हैं हम लोग क्या है कि सीडीपी, यहां से बात करते हैं हम लोग सीडीपी है कि नहीं। इसको सीडीपी को अगर हम समझते हैं तो सीडीपी को हम बोलते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना जी, इंग्लिश में ये बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बोलते हैं बाल विकास। चाइल्ड का मतलब बाल, डेवलपमेंट का मतलब विकास, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र।
चाइल्ड डेवलपमेंट का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या बोलना चाहता है उसको समझिएगा। एक सबसे पहले आप देखते होंगे कहीं पे देखते होंगे एक बुक होता है, उस बुक में कभी कभी क्या है एक मनोविज्ञान शब्द का भी प्रयोग कर देता है। कहीं कहीं देखिएगा क्या होता है कि इस बुक में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करता है। सब बोलता है क्या, ये जो मनोविज्ञान है ना, ये मनोविज्ञान ही सीडीपी है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि सीडीपी बराबर मनोविज्ञान, कोई कोई ऐसा बोलता है कि सीडीपी ही मनोविज्ञान है। क्या ये कितना हद तक सही है? क्योंकि आप जाइएगा तो देखिएगा, आप जब डीएलएड के स्कूल में जाइएगा, डीएलएड के कॉलेज में जाइएगा तो आपको एक बुक मिलेगा कॉलेज की तरफ से या मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक मिलेगा। उस बुक में लिखा हुआ रहेगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान इसका मतलब हम तो पढ़ रहे हैं सीडीपी, लेकिन बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान जो है वो सीडीपी नहीं कहलाता है। सीडीपी जो कहलाता है उसका नाम होता है बाल मनोविज्ञान। सीडीपी जो है वो क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। क्या होता है? बाल मनोविज्ञान। इसको हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। मतलब कि ऐसा मनोविज्ञान जो बालक के लिए हो। बालक मतलब एक बच्चा जिसको पढ़ाना है उसको ही, उसके लिए हो। मनोविज्ञान का मतलब होता है क्या? एक बच्चा से ऊपर, मतलब 18 साल 20 साल 25 साल 50 साल के आदमी का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो मनोविज्ञान में होगा। तो मनोविज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है बाल मनोविज्ञान। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सीडीपी बराबर बाल मनोविज्ञान नहीं है। हम बोलेंगे कि सीडीपी जो है वो आपको क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। सीडीपी जो है मनोविज्ञान का ही एक भाग है। हम बोलेंगे क्या, मनोविज्ञान का एक भाग बाल मनोविज्ञान है। क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का एक भाग बाल मनोविज्ञान है। तो अब यहां से बात करते हैं क्या मनोविज्ञान फिर क्या होता है। तो हम जानते हैं मनोविज्ञान मतलब होता है कि मन के बातों को जानना। क्या है? मन के बातों को जानना। मन के बातों को जानना। मन के बातों को जानना मतलब क्या है? अगर आपके सामने कोई बच्चा है तो बच्चा बिना बोले, बच्चा बोल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तब पर भी आप बच्चे के मन के बातों को जान जाइए। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का मतलब होता है, साइकोलॉजी का मतलब मन के बातों को जानना। बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या हुआ? बाल मनोविज्ञान मतलब क्या है? बालक के मन के बातों को जानना। बालक के मन के बातों को जानना। बालक के मन के बातों को जानना। मन के बातों को जानना। अरे वही क्यों जानना चाहते हैं? बातों को जानना, मन के बातों को जानना। बालक के मन के बातों को जानना। हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि बालक के मन के अंदर जो बात है उस बात को अगर एक टीचर होने के नाते हम जान जाएंगे तो हमको बच्चे को पढ़ाना आसान हो जाएगा। जैसे एक बच्चे के मन के अंदर विचार है या मन का बात है क्या कि हम आज नाचें, और टीचर क्या कर रहा है? उसको जबरदस्ती पढ़ा रहा है। तो जब भी टीचर जबरदस्ती पढ़ाएगा इसका मतलब बालक के मन की बातों को हम नहीं जाने। तो जब तुम पढ़ाओगे जो कि बालक का इच्छा नहीं है, क्योंकि बालक का इच्छा है नाचने का, और इस बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम जब पढ़ाओगे टीचर होने के नाते तो बालक को ये निष्क्रिय लगेगा, बोझ लगेगा, इसको जबरदस्ती लगेगा। और ये जब जबरदस्ती होगा तो बालक क्या करेगा? इधर उधर व्यवहार करना शुरू कर देगा, उसका दिमाग उधर भटकने लगेगा। तो उसके दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए उसके दिमाग के ये मन की बातों को अगर हम जानकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बालक उन बातों को सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे एक बालक तेंदुलकर के बारे में बहुत ज्यादा सुनना चाहता है, तो हम पढ़ाने के दौरान अगर तेंदुलकर का हम उदाहरण देंगे तो बताओ वो बालक जो तेंदुलकर का रुचि है या तेंदुलकर में रुचि रखता है तो वो मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। लेकिन वही बालक जो तेंदुलकर में रुचि रखता है, हम लता मंगेशकर के बारे में बताने लगे, इसका मतलब क्या है? वो बालक नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका रुचि लता मंगेशकर में नहीं है, उसका रुचि सिर्फ तेंदुलकर में है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक बालक के मन के बातों को जानिएगा, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए यहां से आया क्या कि एक बालक के मन के बातों को जानना। यहां से हुआ क्या? एक बालक के मन के बातों को जानना बाल मनोविज्ञान है। तो एक बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बाल मनोविज्ञान करना पड़ेगा। तो यहां से आया बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान तो आपको कुछ पता होना चाहिए मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बार 2 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, इसीलिए हम इस टॉपिक को पहले हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब आपका पढ़ाना शुरू कर दिए हम ऑनलाइन में। इससे 2 टॉपिक पूछा गया था। सर ये सब के लिए है, सबके लिए? हाँ, ये सबके लिए, ये सबके लिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ये सबके लिए है और सबके लिए आज आपका क्लास चल रहा है।
तो बाल मनोविज्ञान जिसको हम बोलते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना जी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब कि बालक के मन के बातों को जानना। अब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बालक के मन के बातों को जानने का बहुत कोशिश किए हैं और काफी हद तक जान गए हैं, और उस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को अगर पढ़ेंगे तो हम भी उस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को पढ़ के बालक के मन की बातों को जानना शुरू कर देंगे। जैसे देखते हैं कि आपके पापा, आपके मम्मी सीडीपी नहीं पढ़े हैं, तब पर भी एक बेटा के मन की बातों को जानने लगता है। बिना बोले मम्मी बिना बोले समझ जाती है कि बेटा आज दुखी है। हम बोलने नहीं गए, लेकिन तब पर भी मेरे हाव भाव विचार से समझ जाते हैं कि बेटा दुखी है। अब उस दुख का कारण क्या है धीरे धीरे पूछने से पता चलेगा, लेकिन इतना तो कम से कम पता चल गया कि बेटा दुखी है, बहुत बड़ा बात। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो रिसर्च किया है, ये रिसर्च जो किया है, ये रिसर्च किया है इसके बारे में सबसे ज्यादा जो शोध किया है उसका नाम है जीन पियाजे। किसने किया है? जीन पियाजे। उसका नाम है जीन पियाजे। आप नाम सुनिएगा, इसीलिए हम आपको बोलते रहते थे कि जीन पियाजे को ध्यान से पढ़िए। इसीलिए इतना ज्यादा रिसर्च किया है कि जीन पियाजे के रिसर्च पर अगर आप खरा उतरिएगा, इनके सिद्धांतों को बढ़िया से पढ़िएगा तो पूरा साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा। इसीलिए जीन पियाजे के रिसर्च के दौरान ये बोला गया क्या कि चाइल्ड साइकोलॉजी का अगर कोई फादर है या जनक है, उसका नाम जीन पियाजे। इसका मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाएगा? तो जीन पियाजे को बोला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? अगर आपसे पूछेंगे कि बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो हम लोग क्या बोल देंगे? जीन पियाजे। हम लोग क्या बोल देंगे? जीन पियाजे। तो अब बताइए, अगर आप बढ़िया टीचर बनने वाले हैं तो किसके सिद्धांत को बढ़िया से पढ़िएगा? बढ़िया टीचर का मतलब क्या है? आप बालक के मन के बातों को जानना। तो बालक के मन के बातों को जानना चाहते हैं, किसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे? जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे के सिद्धांतों को आपने समझ लिया, रटा नहीं, आपने इन्हें के अवस्था रट लिए, क्या क्या गुण था, ये हुआ रटना। आपको समझना पड़ेगा कि जीन पियाजे क्या चीज एक तो से बताने की कोशिश किया है, उसको आप समझिए, उसको अनुभव कीजिए, तब जाके पढ़ाइएगा तो आपको लगेगा कि जीन पियाजे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि एक बच्चे को बहुत बढ़िया तरीका से समझा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे पे ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसलिए जब भी आपको जीन पियाजे पढ़ाएंगे उसमें बहुत बढ़िया तरीका से आप पढ़िएगा मेरे चीज़ों को, तभी आपका जीन पियाजे अगर पढ़ लिए तो पूरा का पूरा पेडागोजी आपका समावेश हो जाएगा, पूरा पेडागोजी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हम जो कल स्टार्ट करेंगे वो क्लास धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल आपका पहला क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, पहला क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लास अभी सबके लिए था, इंट्रोडक्शन क्लास था, सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो कल से आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। कल से क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, कल से क्लास कंटिन्यू होगा। और वो टाइम जो है, टाइमों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बैच को परचेज किए हुए हैं उनके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जो बैच को परचेज किए हुए हैं, तो सबसे पहले जो भी बैच लेंगे, बैच आपका परचेज अगर हो गया है बैच, तो बैच खरीदने के बाद तो आप अपना नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिएगा, 9999694651। इस पे हमको बोलिएगा, हाय लिख के अपना पेमेंट स्लिप शेयर कीजिएगा। तो इस नंबर से व्हाट्सएप है ऑफिशियल, इसी नंबर से आपका नंबर ऐड हो जाएगा एक ग्रुप में। उस ग्रुप में हम मैसेज करते जाएंगे और डेली आप लाइव हमसे जुड़ते जाइएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं। अब कल मिलते हैं क्लास में। साउंड आ रहा था ना? हाँ, थैंक यू।